नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और बहुत ही बड़ा चैप्टर है। अगर मैं इसको पढ़ाना चाहूँ आप लोगों को तो ये चैप्टर आपका 30 घंटे का भी बन सकता है, लेकिन हम इतनी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे को तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें चाहिए। और मैंने अब तक की जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स का एनालिसिस किया है। जो लर्निंग वाला अपना चैप्टर है, इस चैप्टर से कौन से एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका सबका मैंने एनालिसिस कर लिया है। टेस्ट भी मैं आपका करवाऊंगा अधिगम वाला पूरा का पूरा। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे एक एक बहुत बेहतरीन ढंग से। आप लोग जो अपनी बुक है जिसने भी मंगवा रखी है मान एजुकेशन ऐप से ऑर्डर करके, वो पेज नंबर 47 निकाल लो भाई, और शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। और जिसने बुक नहीं मंगवा रखी है या नहीं ले रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा आपको। आप चाहो तो ये नोट्स खुद भी बना सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा तो है कि आप लोग मान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से ऑर्डर कर दीजिए, आपके घर पे आ जाएगी। या फिर एक और तरीका है, ये मोबाइल नंबर मैं आपको दे देता हूँ। इस मोबाइल नंबर के ऊपर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कि सर मेरे को रीट के लिए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपको साइकोलॉजी की बुक चाहिए, देखो बुक के अंदर जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसी हैंडराइटिंग में सब कुछ आपको मिलता है। तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि सर आप पढ़ा क्या रहे हो, और हमें तो टाइपिंग वाले नोट्स दे दिए। टाइपिंग वाले नहीं आएंगे, सेम टू सेम यही हैंडराइटिंग आपकी आएगी। बड़ा अच्छा हमने इसको सजा दजा करके बड़ा ढंग से एक एक लाइन के ऊपर फोकस किया गया है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज हमने इस बुक में बनाई है। तो आप ज़रूर से इसको एक बार ट्राई करें, अपने अध्ययन सामग्री के अंदर इसको ज़रूर ऐड करें। ये आपको बहुत सारा आपके नॉलेज में वैल्यू देगी, और आपकी जो साइकोलॉजी वाली प्रॉब्लम है, जो आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र की प्रॉब्लम है, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। देखो अधिगम यूँ तो मैंने कहा कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम इसको बहुत शानदार तरीके से, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ा दूंगा और क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन तो अपनी क्लास में से ही पढ़ने हैं। बस आप लोग ध्यानपूर्वक सब चीज़ों को समझते रहना। जो मैं बोलता हूँ उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया करो। लिखी हुई चीज़ें तो आपके सामने ही हैं, लेकिन जो मैं आपको समझाता हूँ ना, शब्दों का मतलब मीनिंग, उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं। देखो सबसे पहले अगर अपन अधिगम की बात करते हैं तो जनरली हमारे सभी टीचिंग एग्जाम्स के अंदर ये चैप्टर जो है बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सभी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते रहते हैं। किसी एग्जाम के अंदर इसकी थ्योरी जो है, जो इसके सिद्धांत अधिगम के, वो नहीं आते हैं। कई एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं, कईयों में नहीं आते हैं। देखो अधिगम के सिद्धांत अगर हम पढ़ते हैं ना, तो सिद्धांत बहुत सारे हैं अधिगम के। कम से कम 35-40 सिद्धांत तो ऐसे हैं जो हमें पढ़ने ही पड़ते हैं। मतलब चाहो तो आप, जैसे कोई हाई लेवल की एग्जाम की कोई आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आईएएस का एग्जाम ही ले लीजिए आप, तो उसके लिए आपको मतलब 100 सैकड़ों अधिगम के सिद्धांत याद करने पड़ते हैं। वो साइकोलॉजी पे, आपका सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। फिर भी अगर आप जैसे कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपको थोड़ा सा लेवल ऊपर करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे पूरा पूरा कोशिश करूँगा कि सभी चीज़ें हमारी कवर हो जाएं, कम समय के अंदर कवर हो जाएं सब की सब चीज़ें। तो चलो शुरू करते हैं। तो सामान्य परिचय की अगर अपन बात करते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन अधिगम का, देखो इसको अपन अधिगम कह सकते हैं, लर्निंग कह सकते हैं, और दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो इसको कह सकते हैं सीखना। सिंपल शब्दों में क्या कह सकते हैं? सीखना। जो भी हम हमारे मनुष्य के जीवन में, हमारे जीवन में हर दिन कुछ नया सीखते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, उसी को लर्निंग कहते हैं। बस सिंपल सी बात समझ जाओ कि अधिगम क्या है। अधिगम को भूल जाओ, आप शब्द को ही भूल जाओ, आप तो सीखना याद करो, लर्निंग याद करो। सीखना क्या होता है? अधिगम है। वैसे तो देखा जाए तो सीखना या अधिगम बहुत ही व्यापक एक महत्वपूर्ण शब्द है। क्या है? व्यापक है, क्योंकि इसका क्षेत्र जो है ना बहुत बड़ा है। बहुत सारी चीज़ें हमारे को इसमें पढ़नी पड़ती हैं। मनुष्य के प्रत्येक क्षेत्र में, हम जो इंसान है, हमारा कोई भी एरिया है, उसमें सीखना जो है ना हमारे जन्म से ही शुरू हो जाता है। इवन मैं कहूँ तो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है सीखना, और ये चलता रहता है मृत्यु पर्यंत। तो एक डेफिनेशन होती है कि सीखना जो है ना वो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो एक चीज आपने समझी, सीखना कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ, हर दिन हर क्षण कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दैनिक जीवन में सीखने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, जो हम आगे बात करेंगे। सीखना हमारी एक जन्मजात प्रकृति होती है। एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा था, अभी बात करेंगे अपन, कि सीखना क्या है? एक जन्मजात प्रकृति है मनुष्य की।
प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में नए अनुभव को एकत्रित करता है। जो हमारे नए अनुभव होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं, और ये जो नए अनुभव हैं व्यक्ति के व्यवहार के अंदर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, या फिर मैं कहूँ संशोधन भी करते हैं। दो चीज़ें मैंने लिखी हैं, एक तो व्यवहार में वृद्धि करेंगे और एक करेंगे संशोधन। दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वृद्धि कैसे करते हैं व्यवहार के अंदर? देखो, हमारे जो नए अनुभव हैं, हम कुछ नया सीखते हैं हर दिन। मान लीजिए आप आज कोई बहुत ही अच्छे इंसान के साथ में बैठ गए, फॉर एग्जाम्पल नई साल पर ही आप किसी बहुत अच्छे इंसान के साथ में बैठ गए जो कि बहुत व्यवहारशील बातें करते हैं और आपके दैनिक जीवन में कुछ सुधार लाने वाली बातें करते हैं। मतलब हमेशा पॉजिटिव व्यक्तित्व है वो, एक नंबर से अपन मान सकते हैं। और वो हमेशा ही लोगों की भलाई के बारे में बात करते हैं, मतलब नैतिकता की बात करते हैं, मोरलिटी की बात करते हैं। तो वहाँ पे उस व्यक्ति के पास में हम बैठे तो हमारे को बहुत सारा नॉलेज मिला, बहुत सारा नॉलेज मिला, हमने ग्रहण किया और हमें अप्रिशिएट भी किया हम लोगों ने कि यार वास्तव में ये जो बोल रहे हैं ना, बातों में दम है और ये जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। हमें इनकी जो बातें हैं उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए और इनकी बातों को या फिर इनके व्यवहार को हमारे व्यवहार में उतारना चाहिए। तो उनकी बातों से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ कि कोई व्यक्ति है जो गाली गलौज से ही बात करता है। देखो आजकल जो है ना, ये एक ट्रेंड सा चल रहा है कि मतलब छोटे छोटे बच्चे भी है ना, यूट्यूब पे आप देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, मतलब गाली निकाल निकाल करके वीडियोज बनाते हैं और फेमस हो जाते हैं रात दिन ही, रातों रात फेमस हो जाते हैं। तो ये क्या है, अगर आप ऐसे इंसान के साथ में बैठोगे तो आप गाली ही सीखोगे। तो एक तो नकारात्मक संशोधन हो गया आपके, ऐसे इंसान के साथ में आप रहोगे ना, संगति का फर्क पड़ता है ना भाई। तो गलत संगति में बैठोगे तो गलत चीज़ें सीखोगे, अच्छी संगति में बैठोगे, अच्छे लोगों के साथ में बैठोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ में बैठोगे तो आप लोगों का जो व्यवहार है, आप गाली देने वाला व्यक्ति भी अगर गांधी जी के साथ में रहे तो वो भी क्या बन सकता है दोस्तों, नैतिकता का आदर कर सकता है, दूसरों की भलाई के बारे में सोच सकता है। या फिर एक नैतिक व्यक्ति के साथ में बैठेगा तो उसके व्यवहार में जरूर संशोधन होगा, परिवर्तन होगा, वो गाली देना बंद कर देगा। एक दिन ऐसा आएगा अगर वो लगातार उसके साथ में रहता है तो, क्योंकि व्यवहार का फर्क दोस्तों साथी व्यक्ति के ऊपर जरूर पड़ता है। तो दो चीजें मैंने बताई, एक तो वृद्धि और एक क्या दोस्तों, आप अपना संशोधन। मैंने क्या कहा कि प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में नए अनुभव करता है और जो नए अनुभव इकट्ठा करता है और जो नए अनुभव हैं वो व्यक्ति के व्यवहार में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं और संशोधन करते हैं। इसलिए ये अनुभव और इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। समझ गए? देखो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी और एक सिंपल सी परिभाषा मैं बताऊं आपको। परिभाषा तो नहीं कह सकते, ये मैं एक मीनिंग बता सकता हूं आपको एक सिंपल भाषा में। यानी कि सामान्य अर्थ में अगर हम देखें तो सीखना जो है ना, व्यवहार जो है हमारा, व्यवहार जो है उसके अंदर क्या है, परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन को ही सीखना कह सकते हैं, या फिर हम कहें तो लर्निंग रेफर्स टू चेंज इन बिहेवियर। तो बिहेवियर में जो बदलाव है, जो हमारा व्यवहार है उसमें परिवर्तन है, उसी को हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं, अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों आप हमेशा ये नहीं मानना आपको कि सभी प्रकार के सीखने को अधिगम कहा जाता है, ठीक है। ये नहीं मानना है कि सभी तरह का व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन हुआ है ना वो सीखना या अधिगम है, ऐसा भी नहीं है। इसको लेकर के भी कई सारे मत हैं जो हम परिभाषाओं के माध्यम से पढ़ेंगे। चलो अब अपन नोट्स पे आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। अधिगम, अधिगम प्रशिक्षण मतलब कि ट्रेनिंग, अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस और अनुभव एक्सपीरियंस। तीन बातें लिखी हुई हैं, एक तो ट्रेनिंग, एक आपका प्रैक्टिस और एक आपका एक्सपीरियंस। तो प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव के कारण जो स्थायी परिवर्तन होता है ना उसी को अधिगम कहा जाता है। मैंने क्या कहा अभी, मैंने कहा कि जो अपन सामान्य अर्थ अपन देखते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन को ही सीखना कहा जाता है, लेकिन मैंने एक चीज़ और ऐड कर दी कि सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कह सकते। क्यों? उसका क्या है, उसका आंसर है ये वाला, क्या कि प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव। प्रशिक्षण के द्वारा जो आप सीखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, या मैं भी करता हूँ या आप भी करते हैं, मैंने की है या आपने की है या आप कर रहे हो। इससे पहले हम लोगों ने बीएड या बीएसटीसी जरूर करी थी टीचिंग एग्जाम के लिए, तो तभी हम अप्लाई कर सकते हैं ना फॉर्म। तो हमने टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने के लिए पहले क्या किया, बीएड करी, बीटीसी करी, बीएसटीसी करी या डीएलएड करी, हमने कुछ भी किया, अपन ने ट्रेनिंग कोर्स होता है तो वो किया। तो उसके अंदर हमारे को प्रशिक्षण दिया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर प्रशिक्षण के माध्यम से जो हमने सीखा ना दोस्तों, तो एक तो उस चीज़ को कहा जाता है क्या, अधिगम। फिर उसके बाद में हम कुछ अभ्यास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मैथ का सवाल है, कोई मैथ के एग्जाम्पल्स हैं, साइकोलॉजी का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अधिगम का जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप
हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को तो पहली बार में मेरा समझाया हुआ समझ में आ जाता है, लेकिन कई दोस्त ऐसे भी हैं जिनको पहली बार में समझाया हुआ समझ में नहीं आता। वो बार बार मेरे वीडियोज़ को प्ले करते हैं, बार बार देखते हैं, 2-3 बार में समझ में आता है। तो वो क्या होता है, अभ्यास होता है। देखो बिना अभ्यास के तो यार सीख नहीं सकते अपन कुछ भी। एक बार चलो ठीक आपको समझ में आ गया, लेकिन उसकी भी प्रैक्टिस करना जरूरी है हमारे को, है ना। मतलब दोबारा से व्यवहार में नहीं लाओगे तो आप भूल जाओगे। आपका जो अब सबकॉन्शियस माइंड है जिसके बारे में अपन ने देखा था, अचेतन मन, वहाँ पर चली जाती हैं चीज़ें। तो उनको ताज़ा करने के लिए हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है चीज़ें, ठीक है ना। तो रिपीट यानी कि मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस किया करो बार बार चीज़ों की, रिविजन किया करो। तो बस वही चीज़ है कि अभ्यास के द्वारा सीखना, प्रशिक्षण के द्वारा सीखना, और तीसरा है अनुभव के द्वारा सीखना, मतलब एक्सपीरियंस के द्वारा सीखना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई काम देखा, मान लीजिए सड़क पे कोई काम हो रहा है, मतलब सड़क बनाने का काम हो रहा है। तो सड़क बनाने का काम एक तो आप देख ही रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप उस काम के ऊपर ही उतर जाओ कि ठीक है मैं भी करके देखता हूँ, तो आपने किया और थोड़ा बहुत आपको अभ्यास हुआ, थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस हुई और आपको अनुभव हो गया, फिर आपका एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ यार ऐसी वाली चीज़ है, इस चीज़ को ऐसे ऐसे करते हैं, सड़क पे कंक्रीट ऐसे डालते हैं, ऐसे मेजरमेंट होता है सड़क का, इस तरह से डामर बनती है, इस तरह से सारे काम होते हैं। आप उसमें इन्वॉल्व हुए, तब आपको थोड़ा अनुभव हो गया, आपको क्या हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। या फिर मान लीजिए आपने अधिगम का चैप्टर पढ़ाना शुरू किया। भाई मैं जब आपको पढ़ा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं पढ़ा सकते, आप सब लोग भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। हम इंसान ही तो हैं, ऐसा थोड़ी है आप किसी से कम थोड़ी हो, ना आप मेरे से कम हो ना किसी दूसरे से कम हो। बस ज़रूरत होती है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, थोड़ी बहुत अभ्यास की और एक्सपीरियंस की। तीन चीज़ें तो काम करती हैं इसमें। तो इन चीज़ों के तालमेल से सब कुछ संभव हो जाता है दोस्तों। तो अधिगम का चैप्टर जब आप पढ़ाने जाते हो तो उससे पहले आप क्या करोगे, ऐसा थोड़ी है कि आपको अधिगम के चैप्टर का नॉलेज ही नहीं है और आप डायरेक्ट क्लास में बच्चों को पढ़ाने चले गए। ऐसा होता है क्या भाई? देखो मैं जब आपको पढ़ाता हूँ या ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि मैं डायरेक्ट चला गया, मेरे को चाहे कितना ही नॉलेज हो इस चैप्टर का, फिर भी मैं ऐसे अचानक से उठ करके तो क्लास में नहीं जाता हूँ। मैं उसका एक्सपीरियंस जरूर करता हूँ, एक बार तो कम से कम जो मेरे नोट्स हैं इनको एक बार पढ़ता हूँ, कुछ और डिटेल्स मैं नेट पे सर्च करता हूँ। भाई कोई बच्चा जो है सामने से क्वेश्चन पूछ लेगा तो फिर क्या बताएंगे, तो पूरा ओवरऑल नॉलेज मेरे को लेना पड़ता है। तो वो एक अनुभव, हमें एक्सपीरियंस हमें चाहिए होता है हर एक चीज़ के बारे में, तभी हम उसको डिलीवर कर पाएंगे, सामने वाले के सामने अच्छे से बता पाएंगे। तो मैंने क्या किया, प्रशिक्षण किया, अभ्यास किया, अनुभव किया। तो इन चीज़ों के कारण जो मेरे व्यवहार के अंदर स्थायी परिवर्तन हुआ ना, उसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। यहाँ तक का क्लियर आप सबके? अंग्रेजी शब्द है एक लर्निंग, उसका हिंदी रूपांतरण होता है अधिगम। भाई ये तो सभी जानते हैं अपन, भाई अधिगम तो हिंदी में कहेंगे और लर्निंग हम अंग्रेजी में कहेंगे, सिंपल। उसके बाद में अधिगम या सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जन्म से जस्ट जन्म के टाइम से शुरू हो जाती है, कई मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। तो अधिगम सीखना या अधिगम जो है आपका सीखना जो है, लर्निंग जो है आपकी लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक प्रोसेस होती है। जन्म होते ही बालक सीखना प्रारंभ कर देता है और आजीवन जाने अनजाने में, देखो हमें पता भी नहीं होता, हम बहुत सारी चीज़ें यूं ही सीख जाते हैं जाने अनजाने में, और कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। तो इस चीज़ को भी हम अधिगम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें थोड़ी पता था, हम बचपन में थे तो हम अधिगम कर रहे हैं, है ना। जब हम कोई स्पोर्ट्स कोई भी गेम खेल रहे होते हैं, मान लीजिए हम लोग लुकमिचनी जानते थे, लुकमिचनी लुक लुक है ना, ढूंढना अंधेरे के अंदर, या फिर हम कहें क्रिकेट, या फिर हम कहें वॉलीबॉल, कोई भी चीज़ मान लीजिए, उस टाइम में हमें पता थोड़ी था हम कुछ सीख रहे हैं, नहीं, हमें तो केवल इतना पता था कि हमें खेलना है। हम धीरे धीरे शुरुआत करी हमने। फर्स्ट डे जब हमने शुरू किया वॉलीबॉल खेलना तो हमारे हाथों में चोट आने लग गई, हमें दर्द हुआ, पेन हुआ, लेकिन फिर भी हम गए। एक क्यूरियोसिटी थी, एक उत्साह था, यार खेलने में मज़ा आता है। तो जो मज़ा आ रहा था आपको खेलने में, तो उस चीज़ का आपको क्या हो गया, अनुभव हो गया, और धीरे धीरे आप लोग वहाँ पे वॉलीबॉल को अच्छे से सीख गए। प्रैक्टिस आपने करी, बढ़िया वाली करी, आप सीख गए। तो जाने अनजाने में ही आपने सीखा हो भले, लेकिन वो आपका अधिगम हो गया और स्थायी अधिगम हो गया। फिर उसके बाद में चाहे आप 10 साल बाद में भी खेलोगे ना, तो भी आप बढ़िया वाला ही रिजल्ट दोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जाने अनजाने में कुछ सीखना आपका क्या हो जाता है, अधिगम हो जाता है। BF स्किनर जो हैं ये क्या कहते हैं अधिगम के बारे में, जरा सुनना यहाँ पे। ये कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की क्या है, प्रक्रिया है। तो यहाँ पे हम यूँ कहें, जो लर्निंग है, सीखना जो है, ये एक प्रोग्रेसिव आपका प्रोसेस है, जो एडजस्टमेंट जो आपका बिहेवियर है उससे होती है। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, हम कह सकते हैं कि लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट इन बिहेवियर, ठीक है। तो ऐसा कहा BF स्किनर ने।
देखो, हम ये जो परिभाषा है ना, इसके बहुत सारे मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो फैक्ट है ना अधिगम की परिभाषाओं के, उन पे फिट बैठती है। स्किनर ने जो बात कही है, इसीलिए मैंने इस परिभाषा को सबसे पहले लिया है। देखो, सीखना एक ऐसी प्रोसेस होती है, लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं या जो हमारी जो अनुभव होते हैं और जो हमारी प्रैक्टिस होती है, इनके अभ्यास, उसके द्वारा व्यवहार में स्थायी बदलाव जो होता है ना, वो सीखना होता है। अब सीखना जो है ये आपकी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया मतलब ये जन्म से शुरू हो जाती है और अंत तक चलती है। सीखने में व्यक्ति के जो भी अनुभव होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं, वो सब शामिल होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सीखने में परिपक्वता, जो थकान है, बीमारी है, दवाएं वगैरह जो मेडिसिन है, इन सब के कारण व्यवहार में बदलाव जो है ना, उसी वजह से इसको व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया कहा जाता है। दूसरी हमारी परिभाषा है विलियम मैकडूगल की। विलियम मैकडूगल यहाँ पे कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। कि देखो, हम कोई व्यवहार कर रहे हैं, हमारा जो अभी जो व्यवहार है ना आपका, उस व्यवहार के कारण ही तो आप कोई दूसरा व्यवहार करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जो है ना किसी अननोन व्यक्ति के साथ में या फिर किसी नॉन व्यक्ति के साथ में, किसी जानकार या किसी अनजान व्यक्ति के साथ में जो व्यवहार करते हो, जो बिहेवियर करते हो, जो आप उससे बातचीत करने का तरीका मान लीजिए, आपका जो एटीट्यूड है वो मान लीजिए, आपकी जो पर्सनैलिटी का जो लुक है वो मान लीजिए, सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी आपके व्यवहार के अंदर। तो व्यवहार के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है आपके, उसी को अधिगम कहते हैं। विलियम मैकडूगल ऐसा मानते हैं। देखो, व्यवहार जो होता है ना, उनको कई कैटेगरी में बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा आता नहीं है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए, ताकि आप लोगों को ये परिभाषा समझ में आए, इसलिए मैं कुछ व्यवहारों के बारे में बता रहा हूँ आपको। हम उन ग्रंथों में नहीं जाएंगे, क्योंकि मतलब वहीं से मेरे पास ये बात आई है कि अपने को ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं, लेकिन इस परिभाषा को समझाने के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रतिक्रिया होती है बाहरी प्रतिक्रिया। कौन सी होती है? बाहरी प्रतिक्रिया होती है। मतलब कि व्यवहार किसी व्यक्ति की अपने पर्यावरण के प्रति जो बाहरी प्रतिक्रिया होती है ना, उसको अपन ही कह सकते हैं व्यवहार। फॉर एग्जाम्पल, चिल्लाना, क्या करना? चिल्लाना, रोना, बोलना, नाचना, ये सब क्या है? नहीं, इसमें चिल्लाना आ जाएगा, रोना आ जाएगा। इसके अलावा भागना या फिर कुछ फेंक देना। तो ये सभी प्रकार के जो व्यवहार है ना, इनको अपन माप सकते हैं और देख सकते हैं, इनका मेजरमेंट भी किया जा सकता है। चिल्लाना, रोना, भागना और कुछ फेंकना, ये सभी व्यवहार जो हैं देखे और मापे जा सकते हैं। फिर क्योंकि चिल्लाना, रोना हमारी ध्वनि के द्वारा होता है, तो डेसिबल में नाप सकते हैं अपन इसको। भागना, हम इसको लंबाई के आधार पर माप सकते हैं। भागना मतलब दूरी के हिसाब से माप सकते हैं, है ना। तो ये व्यवहार में आते हैं। उसके अलावा हंसना, बोलना, नाचना, ये सब व्यवहार जो होते हैं ना, प्रकट व्यवहार होते हैं। कौन से होते हैं? प्रकट व्यवहार, जो प्रकट किए जाते हैं। भाई, अपन किसी के सामने हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, तो ये हमारे व्यवहार हैं। हम किसी को दिखाना चाहते हैं कि हंस करके, है ना, सामने वाला अपने प्रति क्या रिएक्शन करेगा, या सामने वाले को खुशी होगी जब हम हंसेंगे उनकी बात पे, है ना, मुस्कुराएंगे उनकी बात पे, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये प्रकट व्यवहार होते हैं। उसके अलावा कुछ व्यवहार होते हैं जो गुप्त व्यवहार होते हैं। अब गुप्त व्यवहार में जैसे सोचना, आपकी जो कल्पना वाली चीज़ें हैं ना, कल्पना करना, ये सब व्यवहार जो होते हैं, ये आपके गुप्त व्यवहार की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि किसी व्यक्ति का व्यवहार तब बदलता है जब वो दुख के दौर से गुजरता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए तो उसका व्यवहार बदल जाएगा। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ ना, वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और ये बात किसने कही है? विलियम मैकडूगल ने कही है। ये दोनों परिभाषाएं आपकी याद होनी चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, बार बार एग्जाम्स के अंदर आती रहती हैं, तो तुम इनको ढंग से याद कर लेना भाई। अब देखो, यहाँ पे इस परिभाषा को कैसे याद रखोगे? केवल आपको 2 शब्द याद रखने। कौन से? उत्तरोत्तर सामंजस्य। उत्तरोत्तर सामंजस्य। अब उत्तरोत्तर के अंदर आप उत्तर को बाहर निकालो, एक शब्द को निकालो उत्तर को, और सामंजस्य के अंदर आप एडजस्टमेंट देख सकते हो। देखो, अब ये कह कौन रहा है? स्किनर कह रहा है। स्किनर का अपन किन्नर बाहर निकाल लेते हैं, किन्नर बाहर निकाल लेते हैं। तो किन्नर लोग देखे हो आप? किसी की शादी होती है ना, तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं कई बार, है ना, और बहुत सारे पैसे मांगते हैं वो, और उनको देना भी पड़ता है। तो वो लोग क्या होता है ना, अपन जो भी सवाल करते हैं उनके वो उत्तर देते रहते हैं, और है ना सामंजस्य बिठा देते हैं। वो लोग जितने चाहते हैं ना उतने पैसे लेकर के चले जाते हैं। तो किन्नर जो होते हैं ये आपके उत्तरोत्तर सामंजस्य, मतलब उत्तर देकर के सभी बातों का सामंजस्य बिठा देते हैं। तो ये परिभाषा याद होगी। उसके बाद में आ जाओ, विलियम मैकडूगल की परिभाषा को भी याद करते हैं। अब देखो, यहाँ पे डूगल जो है ना, इसको आप गूगल पढ़ लो, बस इतना सा काम कर लो, डूगल को गूगल पढ़ लो। अब देखो, गूगल जो है ना आजकल बड़ा स्मार्ट हो गया है दोस्तों। क्या हो गया है? स्मार्ट हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के
बदौलत गूगल जो है बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। आपने देखा होगा जेमिनी जो है एआई, वो गूगल का ही प्रोडक्ट है। वहाँ पे आप लोग कुछ भी बोलोगे ना तो वो ऐसा बिहेवियर करता है, ऐसा व्यवहार करता है कि हमारे व्यवहार के कारण ही वो व्यवहार कर रहा है। जो गूगल है ना वो हमारे व्यवहार के कारण व्यवहार करता है। आप देखना, जेमिनी को खोलना और वहाँ पे एक वो चैटबॉट है बेसिकली जो हमसे बात कर सकता है। आप कुछ भी पूछोगे ना, आप उससे पूछ लो हेलो गूगल मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। चलो आप तो आपका मोबाइल है ना, अगर आपका कोई नया वाला मोबाइल है, मतलब आपने 1-2 साल पहले लिया है, तो एक बार मोबाइल को अपडेट कर लो और जो आपका गूगल वाला जो ऐप है मोबाइल में क्रोम वगैरह आ रही है उनको अपडेट कर लो और फिर बोलना हेलो गूगल, तो जेमिनी खुल करके आएगा, जेमिनाई, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप कुछ भी बोलोगे ना, हेलो हेलो गूगल मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, तो आपको परफेक्ट आंसर देगा। आपको लगेगा कि यार कोई ना कोई इंसान ही हमारे सामने बिहेवियर कर रहा है, सामने बात कर रहा है, ऐसा ही लगेगा आपको। तो गूगल जो है ना इतने स्मार्ट हो गया है कि वो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है आजकल। और वो क्या है, सीखना है, क्योंकि हम गूगल से बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं ना, लर्न करते रहते हैं। हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम लोग गूगल करते हैं। तो बड़ा स्मार्ट है भाई, ठीक है। उसके बाद में करो एम करो की परिभाषा देखते हैं। करो एम करो मतलब कोई की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई नाराज मत हो जाना भाई, किसी के अंकल जी तो लगते नहीं है, तो अपन तो कोई भी मेथड अपनाएंगे याद करने के लिए इन चीज़ों को। बस परिभाषा पूरी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, थोड़े से एक पॉइंट पकड़ने हैं और काम बन गया अपना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये अधिगम आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। मतलब अपन कह सकते हैं सीखना या अधिगम आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का क्या है, अर्जन है। यानी कि हम कह सकते हैं लर्निंग इज द एक्विजम ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड्स मान सकते हैं अपन इनको, ठीक है। हमारी जो भी आदत है, कोई भी हैबिट्स है हमारी, जो हमारा ज्ञान है, अभिवृत्तियां हैं, इन सभी को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो इन सब से ही अधिगम बन गया, इन सब से हम सीख जाते हैं। गिलफोर्ड क्या कहते हैं, गिलफोर्ड कहते हैं व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। यहाँ पे क्या कहा गया था, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यहाँ पे कहा गया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। बताओ कितना मतलब नज़दीक है, कितना टच में है ये दोनों परिभाषाएं, मैकडूगल की और गिलफोर्ड की। बस नाम याद रख लेना और सिंपल सा याद रखना है। यहाँ पे तो व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो है ना वो अधिगम कहला रहा है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये थोड़ा लेंथी हो गया, ये बिल्कुल शॉर्ट में कह दिया और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। नाम याद रखना, विलियम मैकडूगल और गिलफोर्ड, नाम भी देखो मिलते जुलते हैं भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो गिल्ली डंडा जो होंगे ना, गिल्ली डंडा खेलो जो थे कई बार, है ना, लकड़ी के बनाए जाते हैं, फिर अपन मारते हैं यार ऐसे, है ना, कैच वैच हो जाता है, वो बचपन में खेला करते थे अपन। तो गिल्ली डंडे से फोड़ दिया किसको, व्यवहार में परिवर्तन को। गेट्स की बात करें, गेट्स और अन्य ये कहते हैं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही क्या है, अधिगम है। संशोधन मतलब मॉडिफिकेशन जो है ना, मतलब जो हमारे अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, उनके द्वारा हमारे जो बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन हो रहा है ना, वही क्या है, अधिगम है। तो गेट्स और अन्य ने क्या कहा कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। याद रहेगी, ओके। तो व्यवहार में संशोधन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बस इतना सा याद रखना। अनुभव एवं प्रशिक्षण तो अपन सीख चुके हैं भाई, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, नॉलेज और ट्रेनिंग के द्वारा जो हमारा व्यवहार होता है उसमें जो परिवर्तन आता है वही अधिगम है। संशोधन जो होता है ना वही अधिगम है। अब संशोधन की जगह एक परिवर्तन शब्द भी दोस्तों यूज में लिया जा सकता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज का, ठीक है। तो गेट्स यहाँ पे क्या कहते हैं, गेट खोलने की बात करते हैं, किसके, व्यवहार के। और व्यवहार के गेट कैसे खुलेंगे, अगर आपको अनुभव है और प्रशिक्षण आपने लिया हुआ है। भाई कोई गेट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपसे खुल ही नहीं रहा है, उसके पासवर्ड लगे हुए हैं। आपको अगर नॉलेज ही नहीं है कि पासवर्ड क्या है, अनुभव ही नहीं है, अगर आपने उस लॉक को खोलने की, मतलब जो लॉकर है, बड़ा लॉकर है, उसका प्रशिक्षण ही नहीं लिया है, तो आप कैसे खोल सकते हैं। तो गेट खोलने के लिए आपको अनुभव और प्रशिक्षण के अंदर व्यवहार में संशोधन करना जरूरी है भाई। पावलोव क्या कहते हैं दोस्तों, पावलोव भाई साहब कहते हैं कि अनुकूलित क्रिया मतलब ये पावलोव का जो सिद्धांत है ना, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, तो वो बस यही बात करेंगे। पावलोव का तो अनुकूलित क्रिया याद रख लेना, परिभाषा याद हो गई है। अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही क्या है, अधिगम है। यहाँ पर हैबिट्स का निर्माण की बात कर रहा है अनुकूलित अनुक्रिया के द्वारा। मतलब यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों किसकी, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स की, कंडीशनड रेस्पॉन्स की बात हो रही है भाई, ठीक है ना भाई। किसकी बात हो रही है, कंडीशनड रेस्पॉन्स की बात हो रही है कि अनुकूलित अनुक्रिया के फल परिणाम स्वरूप
आदत का निर्माण ही क्या है, आपका अधिगम कहलाता है मेरे भाई। इसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें MS चौहान की, MS चौहान इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं, तो हम इनका भी देखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। देखो आप कहेंगे सर परिभाषाएं तो आजकल आ नहीं रही हैं, नहीं आ रही हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आएगी नहीं। हम परिभाषाएं पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना इस चैप्टर का वो परिभाषाओं के ऊपर ही बेस्ड है भाई, है ना। आधार जो है हमारा, जो नींव है वो परिभाषाएं ही हैं, क्योंकि परिभाषाओं से हमारे को कोई भी चैप्टर के बारे में नॉलेज मिलता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, एक आइडिया मिल जाता है और एक आधार मिल जाता है समझने के लिए। तो परिभाषाओं को पढ़ना बहुत जरूरी है, आ भी सकती हैं, क्योंकि इनसे आपको बहुत सारा अनुभव हो जाता है, नॉलेज हो जाता है किसका, चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो MS चौहान क्या कहते हैं, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन आपका अधिगम कहलाता है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इन्होंने किसी का कॉपी कर लिया है, लेकिन कॉपी किया है नहीं किया है, इन्होंने खुद के नॉलेज पे भी बोला है, काफ़ी सारे रिसर्च किए हैं इन्होंने भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो इन्होंने क्या कहा, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है ना, जो हमारे एक्सपीरियंसेज हैं, एक्सपीरियंस के द्वारा जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, बस वही क्या है, आपका अधिगम है, ऐसा कहते हैं MS चौहान, सिंपल। इसके बाद में गार्डनर मर्फी की परिभाषा भी आप देख लीजिए। गार्डनर मर्फी कहते हैं कि अधिगम में वातावरण संबंधी, जो एनवायरनमेंट से रिलेवेंट जो भी हमारी नीड्स हैं, उनकी पूर्ति के लिए जो हमारे व्यवहार में होने वाली परिवर्तनीय शक्ति है, जो आपका चेंजेबल पावर्स जो है ना, वही आपके अधिगम है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, गार्डनर मर्फी ने, इन्होंने कहा कि अधिगम में वातावरण, जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है, उसके अंदर जो एनवायरनमेंट से संबंधित रिलेवेंट जो भी नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उन नीड्स की पूर्ति के लिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हमारा बिहेवियर है उसमें होने वाले जो चेंजेबल पावर्स हैं, उनको ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। किसने कहा, गार्डनर मर्फी ने कहा। अगली परिभाषा दोस्तों है रॉबर्ट एस वुडवर्थ। किसकी है, रॉबर्ट एस वुडवर्थ। वुडवर्थ की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। भाई जो भी हमारे नवीन ज्ञान हैं उनको नवीन प्रतिक्रियाओं, नए ज्ञान और नवीन जो प्रतिक्रियाएं हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे को कोई नया नॉलेज मिला, नया ज्ञान मिला, उस ज्ञान के थ्रू हम कोई नई प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, नया व्यवहार कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रेस्पॉन्स इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ऐसा कहा है रॉबर्ट एस वुडवर्थ ने कहा है। अगली जो हमारी परिभाषा है दोस्तों वो है B.O. स्मिथ की। B.O. स्मिथ ने कहा है, B.O. स्मिथ ने शिक्षण को एक प्रक्रिया माना है, जो टीचिंग है ना उसको एक प्रोसेस मान लिया इन्होंने, जो अधिगम को उत्पन्न करती है। समझ रहे हो, मतलब बात इनकी बिल्कुल सही है भाई। जो शिक्षण प्रक्रिया है, मैं यहाँ पे शिक्षण करवा रहा हूँ आपको, मैं आपको टीचिंग करवा रहा हूँ, आप लोग हैप्पी लर्निंग कर रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो आप लोग, मैं टीचिंग करवा रहा हूँ। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। बात बिल्कुल 100% सत्य है, मैं इससे बिल्कुल एग्री हूँ कि एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस के माध्यम से हम दोनों के बीच में जो संवाद हो रहा है, संवाद मत मानिए आप, जो एक प्रक्रिया हो रही है इसको हम प्रोसेस कह सकते हैं, इसको हम प्रक्रिया कह सकते हैं। जो हमारी टीचिंग मेथड है, मेरी जो टीचिंग मेथड है, जिनके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो हमारे बीच में जो एक काम हो रहा है, जो शिक्षण हो रहा है ना, ये क्या है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है जो अधिगम को उत्पन्न कर रहा है, जो सीखने को उत्पन्न कर रहा है। भाई मैंने जो नॉलेज लिया ना वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, चाहे मैंने नॉलेज कहीं से भी लिया हो, तो वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये एक अधिगम हो गया, सीखने की एक वातावरण उत्पन्न हो गया, सीखना हो रहा है। मतलब आप लोग सीख रहे हो ना, तभी तो आप इस क्लास को देख रहे हो, नहीं सीखते तो क्यों देखते। मेरी बातें आपको नहीं समझ में आती तो आप क्यों इस क्लास में टाइम खराब करते। समझ रहे हो तभी तो देख रहे हो आप सब कुछ, तभी तो सुन रहे हो आप मेरे को, तभी तो आप नोट्स पढ़ रहे हो, तभी तो आपके नॉलेज में क्वेश्चन आएंगे, तभी नॉलेज में क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में आएंगे तो आंसर को याद करोगे, सर के पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चन आ गए, है ना, क्योंकि हम बाहर जाने नहीं देंगे। ओके, तो ये क्या है, ये होगी एक प्रक्रिया। शिक्षण क्या है, प्रक्रिया। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों कि शिक्षण को एक प्रक्रिया किसने माना है, या फिर सिंपल भी आ जाता है कि शिक्षण एक है, तो वहाँ पे प्रोसेस अगर मिल जाए, प्रक्रिया अगर मिल जाए ना, टीचिंग क्या है, तो टीचिंग को हम प्रक्रिया भी मानते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। सीखना व्यवहार में परिवर्तन भी है, ये भी ध्यान रखना। सीखने में व्यवहार, अभ्यास और अनुभूति जो है ना, ये चीज़ें भी काम करती हैं। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी है सीखना, कई सारी चीजें हैं सीखना, लेकिन शिक्षण जो है एक प्रक्रिया है, ऐसा स्मिथ ने माना है, जो कि अधिगम को उत्पन्न करती है, सीखने को उत्पन्न करती है। आप लोग सीख रहे हो, मैं टीचिंग करवा रहा हूँ। जहाँ शिक्षण है, शिक्षण मतलब जो टीचर होता है वो शिक्षण करवा रहा है,
टीचर और विद्यार्थियों के बीच में जो प्रक्रिया होती है ना उसको शिक्षण कहते हैं, वह अधिगम अवश्य होगा। भाई मान लो जहाँ शिक्षण हो रहा है, अब हम दोनों के बीच में शिक्षण हो रहा है तो यहाँ पे अधिगम तो हो ही रहा है ना, सीख तो रहा ही हो ना आप लोग। अरे मैं भी जब आपको सिखाता हूँ ना तो बहुत सारी नई बातें मेरे दिमाग में आती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे दिमाग में अचानक आ जाते हैं, तो वो मैं आपके साथ में फिर शेयर करता हूँ। तो मैंने भी तो कुछ नया नॉलेज लिया ना, आप लोग भी ले रहे हो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें क्लास में सीखने को मिलती हैं। ऐसा थोड़ी है कि मैं तो भगवान के माँ के पेट में से सब कुछ सीख करके आया था। मैंने भी नॉलेज प्रैक्टिस और अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से लिया है सब कुछ। तो बस वही चीज़ है, जहाँ शिक्षण है वहाँ अधिगम अवश्य होगा, परंतु जहाँ शिक्षण अधिगम है ये आवश्यक नहीं है कि वहाँ पर शिक्षण भी होगा। सॉरी, यहाँ पर शिक्षण को हटा लेना भाई। जहाँ पर अधिगम है वहाँ पर आवश्यक नहीं है कि शिक्षण भी होगा। भाई जहाँ पर सीखना हो रहा है ना तो जरूरी नहीं है वहाँ पर शिक्षण होगा। कैसे? मान लीजिए आप किसी वृद्ध आदमी के साथ में बैठे हो, है ना, उनको नॉलेज ही नहीं है, वो पढ़े लिखे ही नहीं है ना, तो वो आपको एक किताबी ज्ञान नहीं दे सकते हैं, है ना, बुक का नॉलेज नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो जिंदगी में अपनी अनुभव किए हैं, है ना भाई, तो वो आपके साथ में अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो वहां पे जो अनुभव के द्वारा आपको नॉलेज दिया जा रहा है ना वो सीखना है, लेकिन वहां पे आप शिक्षण नहीं कह सकते हो। तो इसीलिए कहा गया है कि जहां पर शिक्षण होता है ना वहां पे तो 101% अधिगम होगा, वहां पर तो सीखना होगा ही होगा। लेकिन अगर आपके सामने दे दे कि जहां अधिगम है, क्या आवश्यक है कि शिक्षण है, शिक्षण होगा या नहीं होगा, बताइए, तो आप क्या कहोगे? नहीं होगा वहां पे शिक्षण। ठीक है, जरूरी नहीं है वहां पर शिक्षण हो। अरे बहुत सारे केसेज में हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है वहां पर हो, कंफर्म नहीं है। लेकिन यहां पर कंफर्म है, जहां पर टीचिंग का काम हो रहा है ना वहां पर अधिगम अवश्य होगा। समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। आगे चलते हैं। अधिगम या सीखने से संबंधित मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं जो हैं उनके कुछ निष्कर्ष देख लेते हैं अपन। निचोड़ जो है ना, जो परिभाषाएं अपन ने देखी हैं उनके कुछ निचोड़ देख लेते हैं। कुछ सिंपल सी चीजें हैं, जैसा कि पहली जो है हमारे सामने ये है, सीखना व्यवहार के परिवर्तन को कहा जाता है। तो व्यवहार में जो परिवर्तन आता है ना उसी को क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। देखो, प्रत्येक सीखने की प्रक्रिया जो होती है ना उसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो व्यक्ति का बिहेवियर होता है ना उसमें चेंज होता है। अगर परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम सीखना नहीं कहेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। व्यवहार में परिवर्तन एक अच्छा और क्या होता है? अनुकूली, मतलब एडेप्टिव। क्या होता है? एडेप्टिव भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना भाई। व्यवहार में परिवर्तन एक अच्छा अनुकूलित परिवर्तन भी हो सकता है, या खराब के अंदर क्या लोगे? खराब के अंदर अपन मेल एडेप्टिव लेंगे, मतलब कुसमंजित लेंगे। कुसमंजित परिवर्तन भी हो सकता है। ये अपन समायोजन और कुसमायोजन वाला जो चैप्टर आएगा ना, एडजस्टमेंट एंड मेल एडजस्टमेंट, उसके अंदर इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन। और यहाँ पर तो आप इतना याद रख लो बस, और इसको नहीं भी याद करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर पढ़ो आप। प्रत्येक सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। हमारे जो भी सीखने की प्रक्रिया है उसके द्वारा हमारा व्यवहार जरूर चेंज होता है, चाहे वो कुछ भी कितना भी परसेंट हो, 0.01% क्यों ना हो, लेकिन जरूर चेंज होता है। थोड़ी देर के लिए हो भले, लेकिन होता जरूर है। अगर परिस्थिति ऐसी है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता तो उसे हम सीखना नहीं कहेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा। समझे क्या? यहाँ पे समझ में यही बात आनी चाहिए कि हम जो सीख रहे हैं तो हमारे सीखने के द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है ना तो वो सीखना नहीं कहेंगे, उसको अधिगम नहीं कहेंगे, उसको लर्निंग नहीं कहेंगे। लेकिन अगर प्रक्रिया ऐसी है सीखने की जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, तो वहां पे उस चीज को क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल देना जरूरी नहीं है, सिंपल सी चीज आप समझ गए होंगे। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है? अभ्यास के द्वारा, है ना, प्रैक्टिस के द्वारा और अनुभूति के द्वारा। यानी कि अनुभूति मतलब कि एक्सपीरियंस कह सकते हैं अपन, अनुभूति को क्या कह सकते हैं? एक्सपीरियंस कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। तो सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में जो परिवर्तन होता है ना वो अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप ही होता है। भाई परिवर्तन जो हमारी सीखने की प्रक्रिया में हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है वो कैसे आएगा? या तो हम कुछ अभ्यास करेंगे, ठीक है, तभी आएगा ना। अरे भाई आप लोग मान सर के जैसा पढ़ाना चाहते हो,
तो मान सर की एक बार आवाज़ सुन लेने मात्र से आप मान सर की तरह पढ़ा सकते हो क्या? आपको मान सर की बहुत सारी क्लासेस देखनी पड़ेंगी, मान सर का बिहेवियर आपको नोट करना पड़ेगा कि किस चीज़ में किस एंगल में कैसे क्या बोलते हैं, ठीक है? तभी तो आपका जो व्यवहार है मेरे तरह का व्यवहार बन पाएगा, मेरी तरह आप पढ़ा सकते हो। तो आपके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है अभ्यास की और अनुभूति की, एक्सपीरियंस की। अभ्यास कैसे होगा? आप बार बार मेरी क्लासों को रिपीट करोगे, बार बार मेरी तरह पढ़ाने के डेमो वीडियोस बनाओगे, ठीक है? या बार बार आप पढ़ा करके देखोगे, या फिर आप जो आपके सामने आपके घर में जो कांच लगा हुआ है उसमें अपना फेस देख करके पढ़ाने की कोशिश करोगे, ठीक है? कैसे भी आप पढ़ाना चाहो, मतलब अभ्यास इसमें जरूरी होता है, ठीक है भाई। आगे अगर अपन चलें, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, मतलब कि इसको कह सकते हैं अपन रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। देयर इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, मतलब व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन होता है। देखो बहुत सारी चीजें अपन ने देखी परिभाषाएं, है ना? तो इन परिभाषाओं से इस बात पर विशेष रूप से बल डाला गया है कि सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। सब चीजें अपन ने देखी, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई और अलग अलग परिभाषाओं में एक ही बात के ऊपर विशेष जोर डाला गया कि सीखने पर व्यवहार में अपेक्षाकृत क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। मतलब आप अच्छे व्यक्तित्व वाले, अच्छे नैतिकता वाले, अच्छे सदाचरण वाले व्यक्ति के साथ में बैठोगे तो आप लोग भी वैसे बनोगे, उनकी तरह का आपका भी व्यवहार भाई मेरे हो सकता है, ठीक है? अब नोट कीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। परिपक्वता, बीमारी, थकान, नशीले पदार्थों का सेवन, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट आदि से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कुछ समय के लिए परिवर्तन होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं आप कहेंगे सर क्यों नहीं कहलाएंगे? क्योंकि ये स्थायी नहीं होते हैं। इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं वो, अरे बीमारी हमें जिंदगी भरी थोड़ी रहती है, हम कभी बीमार पड़ते हैं भाई, बहुत सारे समय में हम बीमार थोड़ी रहते हैं। हम तो जैसे मान लीजिए साल में एक आध बार बीमार हो जाते हैं, फीवर आ जाता है जब मौसम चेंज होता है, हमारे कोल्ड हो जाता है, खांसी हो सकती है, हम हेडेक हो जाए कई बारी, तो उस टाइम में हमारा स्वभाव जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना खाना पीना अच्छा लगता, ना कोई लोग अच्छे लगते। बस हमारे दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, यार ये पेन कैसे भी मेरा ठीक हो जाए, ये जो दर्द है कैसे भी ठीक हो जाए, ये जो मेरी बीमारी है, ये जो फीवर मेरे आ रहा है, जो मैं बीमार हो रहा हूँ, बुखार हो रही है, ये मेरा सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। एक ही बात पे फोकस करते हैं, तो मेडिसिन वगैरह लेते हैं हम लोग, डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? तब हमारा व्यवहार जो होता है ना चिड़चिड़ा हो जाता है। तो क्या हमारा व्यवहार हमेशा ही चिड़चिड़ा रहता है? ऐसा तो नहीं है ना। थकान हमारे को बीमारी की वजह से आ सकती है, या फिर हम बिना खाए पिए बहुत सारा काम कर लेते हैं, दौड़ लगा लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं बिना खाए पिए, अच्छी चीज़ें नहीं खाएंगे तब हमारे शरीर में थकान आएगी। कुछ हम घर पे काम नहीं करेंगे, है ना, इधर उधर के काम नहीं करेंगे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं अगर वो नहीं करोगे तो आपके शरीर में कुछ समय के बाद में थकान आना शुरू हो जाएगी। नशीले जो पदार्थ हैं उनके द्वारा भी व्यवहार में परिवर्तन आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई दारू पी के आ गया, कई घर ऐसे हैं जहाँ पर व्यक्ति जो होते हैं वो रात में घर में जब आते हैं तब दारू पी के आते हैं, है ना, अपनी जो मिसेज होती है, गृहलक्ष्मी जो होती है, उसको पिटाई कर देते हैं। कई सारे होते हैं नशीले पदार्थों के द्वारा उनको गुस्सा आ जाता है, मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं, है ना। तो ये भी एक व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये कुछ समय के लिए तो होता है ना। सुबह तो उनका क्या होगा, सुबह तो उनका अच्छा माइंड रहेगा, लेकिन जब वो पी लेते हैं तब उनकी समस्या बन जाती है ना, फिर वो कंट्रोल में नहीं होते, फिर तो वो ऊपर वाले के कंट्रोल में ही होते हैं। वो दारू माता जो है ना वही कंट्रोल करती है उनको, ठीक है। तो इन सब नशीले पदार्थों का सेवन, एक होता है संवेगात्मक विकास। किसी व्यक्ति का संवेगात्मक विकास अच्छा नहीं है, जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं है, तो भी वो बार बार गुस्सा करता है ना, मतलब कुछ भी पर्यावरण, अपने वातावरण को देख करके कैसे भी उसको दिमाग को विपरीत किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो इसके द्वारा भी जो परिवर्तन आता है व्यवहार में उसको हम अधिगम नहीं कहेंगे। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको नोट करके लिख दिया है भाई। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है इसमें आपको कितना मज़ा आया, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी आपको ये क्लास। बस आप कमेंट करके मेरे को बताओ अच्छी लगी या नहीं लगी। और आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। आपका ये जो वर्ष है खुशियों भरा हो, आप और आपके परिवार के अंदर बहुत सारी खुशियां आए इस साल में। बस आपके हाथ में एक ज्वाइनिंग लेटर जरूर आ जाना चाहिए अब की बार टीचिंग का, भाई देख लो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। अब आपकी और भी सब्जेक्ट की क्लासेज अपन शुरू कर रहे हैं। मान एजुकेशन टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, सभी कक्षाएं बिल्कुल फ्री होंगी। एग्जाम से पहले एक बार आपको सभी कक्षाओं का कोर्स करवाया जाएगा, सभी सब्जेक्ट का कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है।
इसकी इन्फॉर्मेशन टाइम टेबल आपको मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास अब आपको रोजाना मिलेगी दोस्तों। कब मिलेगी? रोजाना मिलेगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन रुको, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सर एमसीक्यू भी साथ साथ चलने दो। तो एमसीक्यू साथ साथ चलाने के लिए मेरे भाई आपको एक काम करना पड़ेगा, मज़ा आएगा। करना क्या है आपको, ये अपना ऐप है, ठीक है, मान एजुकेशन। तो ऐप आपने डाउनलोड कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डाल रखी हैं। 2500 क्वेश्चन की वन लाइनर पीडीएफ भी है, वो जरूर बाई कर लेना। उसको जरूर पढ़ना है आपको, बाल विकास की जो है ना आपके, उसको जरूर पढ़ करके जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। और आरपीएससी हिंदी जो ऐप है ना, इसमें दोस्तों हमने केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाया है इसको, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस वाले ऐप को जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस करने का मजा ही आपको एक्सट्रीम लेवल का आएगा। और यहाँ पर भी आपकी लाइव कक्षाएं शुरू होंगी ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पे होता क्या है, आपने कभी क्लासेज ली हों मेरी अनअकैडमी पे, तो अपन ने बिल्कुल वैसा ही एप्लीकेशन बना लिया है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं बैठा रहूँगा, यहाँ पे आप लोगों के कमेंट्स चलते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपने क्वेश्चंस दिखेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे, आपको आंसर देना होगा। मैं यहाँ पे आपको पोल दूंगा, ABCD जो भी आपका आंसर होगा आपको हाथों हाथ बता देगा कि सही है कि गलत है, लाइव क्लास के अंदर ही। और जब हमारा टेस्ट खत्म होगा ना, जो हमारी क्वेश्चंस हैं खत्म हो जाएंगे, उसके जस्ट बाद में ही मैं आपको आपके सबकी रैंक भी दिखाऊंगा कि कितने लोगों में आपकी रैंक कितनी आई है। तो मतलब बड़ा ही एक्सट्रीम लेवल का आपको मजा आएगा इस क्लास के अंदर। तो ये ऐप आपके जरूर डाउनलोड होना चाहिए, आरपीएससी हिंदी नाम से। और वहाँ पर एक फ्री कोर्स है, उसको एनरोल कर लेना, कोई चार्ज नहीं है उसका। एनरोल कर लोगे ना तो उससे क्या होता है ना, जब भी क्लास शुरू होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि सर की क्लास शुरू हो गई है। तो प्रैक्टिस अपनी यहाँ पे करेंगे, आज ही ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बता दूंगा क्लास अपनी कब शुरू हो रही है, टाइम टेबल क्या रहेगा। चलो, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।